बोलते हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली का चुनाव सबसे गर्म होता जा रहा है और दिल्ली पर सबकी नजर है। बीजेपी की तमाम कोशिशें इस बात को लेकर हैं कि वो सत्ता में कैसे भी करके वापसी करे। कांग्रेस भी जद्दोजहद कर रही है कि अपने खोए हुए जमीन को वो पा सके और इसके लिए वो लगी हुई। आम आदमी पार्टी के पास एक मकसद है। पिछले 10 सालों में उसने जो सत्ता हासिल की, केजरीवाल और उनकी टीम ने जो काम किया, उस काम की बुनियाद पर वो वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली को हम ही बदलकर आपके सामने एक अच्छी दिल्ली रखेंगे। क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, किस तरह से वोटर का मिजाज है, क्या कुछ तब्दीली आ रही है वोटर के मिजाज में? क्या केजरीवाल की स्कीम्स तमाम विपक्ष के जो एजेंडे हैं उस पर या उनके जो वादे हैं उस पर भारी पड़ रही है, या फिर विपक्ष के आरोप भारी पड़ रहे हैं? हमारे साथ मेहर मिश्रा जी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। मेहर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बोलता हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को मेरा भी आदर और नमस्कार। मेहर जी, दिल्ली के चुनाव को किस तरह से देखें? दिल्ली का वोटर क्या सोच रहा है? क्या मुद्दों पर बात हो रही है दिल्ली में? या दिल्ली अगर देश की राजधानी है तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि या नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं वो हावी हो रहे हैं? दिल्ली का इस बार का चुनाव, दिल्ली का वोटर किस तरह से पड़ रहा है? क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली के चुनाव की जब भी हम बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ जहन में हम लोगों के आती है कि दिल्ली के चुनाव को आप दूसरे किसी प्रदेश के बरक्स आप नहीं देख सकते। दिल्ली का अपना एक अलग मिजाज है और दिल्ली की तासीर यही है, कम से कम पिछले 12 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो दिल्ली बिल्कुल अलग है पूरे देश से। इसकी वजह क्या है कि दिल्ली एक सामान्य शहर, सामान्य राज्य, सामान्य सूबा नहीं है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो पूरी तरीके से राज्य भी नहीं है, हाफ स्टेट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में एक मिश्रित आबादी है, मिक्स पॉपुलेशन है। यानी कि यहाँ पूर्वांचल का आदमी भी रहता है, दक्षिण का भी रहता है, पश्चिम का भी रहता है, नॉर्थ ईस्ट का भी रहता है। तो दिल्ली का अपना कोई एक जो पूरा वोटिंग पैटर्न रहा है वो दूसरे प्रदेशों से बिल्कुल अलग है। तो इसका फर्क ये पड़ता है कि जिस तरीके से हम किसी एमपी के इलेक्शन को एनालाइज करते हैं या बिहार के करते हैं, यूपी करते हैं, वो फॉर्मूला दिल्ली में शायद लागू नहीं होता है। दिल्ली सिर्फ एक बात को तरजीह देती है कि ठीक है, आप केंद्र में अपनी सरकार चलाइए, पर राज्य में तो वही राज करेगा जो आम आदमी की बात करेगा, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा। जो एक बात और बड़ा मुझे अभी किसी ने बताया और मैंने उस पर डिस्कशन भी इस पर किया था कि एक बात बड़ी रोचक और दिलचस्प बात यह है कि एक दिल्ली में जो एक आम व्यक्ति है उसकी जिंदगी आसपास के सूबे, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके मुकाबले उसका जो जीवन स्तर है, शैली है, वो कम से कम 12,000 रुपए किफायती है। वजह बिजली, पानी, फ्री बस यात्रा और तमाम चीजें। तो निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव हो रहा है वो बहुत चैलेंजिंग है। वजह क्या है? 2015 याद कीजिए, वो उससे ठीक 1 साल पहले नरेंद्र मोदी केंद्र में पहली बार सत्ता में आते हैं मई में, और ठीक और प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं। हालांकि उस वक्त एनडीए था, बाद में पूर्ण बहुमत उनको 5 साल के बाद मिला जब अपनी बदौलत आए और बड़ी जबरदस्त जीत मिली उनको। फिर 2024 के चुनाव में हम लोगों ने देखा थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया, लेकिन क्या दिल्ली पर कभी वो काबिज हो पाए? इसकी वजह क्या है? ये एक सोचने की बात है कि दिल्ली की चाबी आपके पास कैसे है? केजरीवाल क्यों उस चाबी को लिए फिर रहे हैं और उस तिलिस्म का उत्तर किसी के पास नहीं है। हो सकता है बहुत लोग कहते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, ये हैं, तो आप मुझे बताइए क्या इन पॉपुलिस्ट मेजर्स का सहारा दूसरी पार्टियों ने नहीं लिया? झारखंड के इलेक्शन में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना का क्या कमाल था, हम सब जानते हैं। तो फिर दिल्ली के तिलिस्म को भेदने में बीजेपी नाकाम क्यों रही? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब अभी की राजनीति में किसी के पास नहीं है। अच्छा, बीजेपी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तमाम स्कीम्स हैं, रेवड़ी कल्चर करके टारगेट करती रही और प्रधानमंत्री खुद उसे टारगेट करते रहे, और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने इस बार कहा कि मैंने ये रेवड़ियां दी हैं आपको, और वो 6 रेवड़ियों का जिक्र करते हुए अपनी स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। ये किस तरह का कैंपेन है और क्या रेवड़ी कल्चर को लेकर दिल्ली का जो मतदाता है वो क्या उसी तरह से सोच रहा है जैसे बीजेपी सोच रही है? सवाल है कि एक विज्ञापन पहले आया करता था कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे। ये पूरा खेल नैरेशन का है, नैरेटिव का है, परसेप्शन का है। अब की जो राजनीति है वो परसेप्शन, वॉर ऑफ परसेप्शन है। उसमें किसके बारे में आप कितने अच्छे हैं ये मैटर नहीं करता है।
आपके बारे में छवि कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। जिस रेवड़ी कल्चर, जिस फ्रीबीज की बात बीजेपी करती है या दूसरी पार्टियां उठाती हैं वो जुमला, वो अपने राज्यों में क्यों भूल जाती हैं? आप बताइए, एक व्यक्ति अगर दिल्ली के किसी एक मध्य वर्गीय व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, स्लम डीलर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गर्मियों में उसका बिजली बिल आया करता था एसी की वजह से 5,000, 6,000, 7,000 रुपए प्रति मंथ। इस जाड़ों में मैंने कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो 30 रुपए का बिजली बिल। तो एक आम व्यक्ति सोचिए, जब भी वोट की राजनीति होती है उसमें सीधा फायदा जो होता है, लोग कहते हैं कि ठीक है, आपने फ्रीबीज का कल्चर शुरू किया, आपने वोट बाइंग के मेजर्स दिए, पॉपुलिस्ट आपने स्वॉप्स अनाउंस किए और आपने वोट हासिल किया। लेकिन क्या मिडिल क्लास के बारे में किसी ने सोचा? सबसे मुश्किल जिंदगी जो है किसी मिडिल क्लास व्यक्ति की है, जिसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि वो कैसे अपने एक लाइवलीहुड को मेंटेन करे, अपने जीवन स्तर को मेंटेन करे और अपने जीवन की दूसरी जटिलताओं को देखे। उस लिहाज से भी आम आदमी पार्टी ने जो मेजर्स अनाउंस किए, जो पिछले 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और इन चुनावों की ही बात कर लेते हैं ना, इन चुनावों में आपने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की। आप बताइए कि अगर लाडली बहन मध्य प्रदेश में चल सकती है योजना, महाराष्ट्र में एक ऐसी योजना चल सकती है, झारखंड में चल सकती है, कर्नाटका में चल सकती है जहां कांग्रेस की सरकार है, तो दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐसा किया, ये चुनावी वादे हैं, तो क्या गुनाह किया? मतलब आप करें तो अच्छी बात और दूसरा करे तो कुफ्र। ये तो वही कहानी हो गई ना कि आपने किया तो आपका किया सब माफ और हमने किया तो पाप। तो राजनीति में ऐसा चलता नहीं है। दरअसल ये चुनाव का सीजन है, हम सबको पता है, कुछ दिन के अंदर ये तय हो जाएगा दिल्ली में अगली बार कौन रूल करेगा। इसमें एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर चल रहा है, जिसमें राजनीति की मर्यादा भी गिरी है। ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। मेहर जी, महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर जिस तरह से डीटीसी की बसों में जो सफर है वो काफी पहले से महिलाओं के लिए फ्री चल रहा है, उसका जिक्र भी केजरीवाल करते हैं। अभी ये 2100 रुपए वाली स्कीम, और इसके पैरेलल जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि महिलाओं को लेकर जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी आ रही है, खासतौर पर कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधुड़ी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर या दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, बीजेपी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में तो महिलाओं पर फोकस करके वहां पर स्कीम्स लेकर आती है। क्या दिल्ली की महिलाओं को लेकर बीजेपी का जो रुख है वो बदल गया है? क्या वो दिल्ली की महिलाओं को वोटों के लिहाज से उतना अहम नहीं मान रही है, या फिर केजरीवाल और उनकी टीम ने जो 2100 रुपए की योजना सबसे पहले लाकर रख दी, उसके फेर में अब बीजेपी को समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दे? क्योंकि कांग्रेस भी 2500 रुपए की स्कीम महिलाओं को लेकर उसका भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो बीजेपी दिल्ली की महिलाओं को लेकर इतना बैकफुट पर क्यों है? देखिए, दरअसल बीजेपी के सामने एक दोहरा संकट है। गले की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, दिल्ली उनके लिए वो बन गई है। ना उगलते बन रही है, ना निगलते बन रही है। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, आप एक जो जनता के हितों के लिए जो योजना सरकार एक वादा करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है, तो आप किस तरीके से उसको फ्रीबी की संज्ञा में डालते हैं? क्या वो मानदंड उनके ऊपर लागू नहीं होता है? तो इस मामले में मैं बिल्कुल फेयरली एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपसे कह सकता हूं, इस मामले में बीजेपी फंस गई। ठीक है, महिला सम्मान की बात आती है, 2100 रुपए बहुत भारी लग रहे हैं भाई, कि आप खजाना लुटा रहे हैं। तो क्या यही सवाल मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि भाई महोदय आप बताइए कि आपने वहां पर इतने पैसे इतने साल से आप दे रहे हैं, या इस बार लाडली बहन योजना की वजह से दोबारा कांग्रेस बीजेपी की वहां वापसी हुई, तो वहां पर क्या चीज था, वहां पर क्या बात थी? महाराष्ट्र में अचानक एन चुनाव से पहले आप करते हैं तो क्या बात थी? दिल्ली के मामले में दोहरा मानदंड क्यों? तो निश्चित रूप से अभी चूंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि दरअसल क्या है कि 2012 से अगर हम लोग याद करें, 12 में पहली बार कोalition गवर्नमेंट बना, अन्ना हजारे का जो एंटी करप्शन मूवमेंट था, उसके बाद एक पार्टी वजूद में आई जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। उस पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी जिद है, ये हमारी राजनीति नहीं है। राजनीति में आना हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि बिना सिस्टम में आए हुए इस सिस्टम को वी कैन नॉट चेंज, हम उसको बदल नहीं सकते, ये कमिटमेंट है। तो उस कमिटमेंट के चलते एक पार्टी राजनीति में आती है, और उस नई नवेली रंगरूट सी पार्टी ने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को जमींदोज कर दिया, बुलडोज कर दिया। और इस देश में दूसरी सबसे उभरती पार्टी जो उस दौर में बीजेपी थी, और बीजेपी का इतिहास याद करें तो बीजेपी 88, 89, 90 से बीजेपी का एक राजनीतिक ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया था।
अगर हम बात करें जिस समय अयोध्या वाला घटना हुई थी, उस वक्त बीजेपी के सांसद सिर्फ 2 हुआ करते थे। आडवाणी जी के समय में 84 सांसद हुए, फिर बीजेपी की 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर अटल जी का शासन आया, एक दौर वो भी था। तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया, लेकिन शाइनिंग इंडिया कैंपेन चला उस वक्त में। उस दौर में फिर बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारी। उस समय तमाम बीजेपी के बड़े बड़े पॉलिटिकल मैनेजर्स चेहरे हुआ करते थे, प्रमोद महाजन जैसे, लेकिन चुनाव नहीं बचा पाए। तब फिर मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी लगातार कांग्रेस की सरकार का उन्होंने यूपीए सरकार का नेतृत्व किया लगातार 10 साल तक। उसके बाद फिर बीजेपी का ग्राफ दोबारा उठा। 2014 से कहानी ये है, 2024 10 साल हो गए। तो आम आदमी पार्टी वही तो पूछ रही है कि 2015 से 10 साल आपके, 2015 से 10 साल हमारे। आप बताइए, हम तो विकास की बात कर रहे हैं जी। आप तो कहते हैं कि भाई आप खराब है, आप करप्ट है। हमने तो हमेशा बात की स्कूल की, हमने तो बात की मोहल्ला की, हमने तो बात की महिलाओं के सम्मान की, हमने तो ऑटो वालों की बात की, हमने झुग्गी वालों की बात की। आप, ये बड़ा आसान होता है। एक्चुअली क्या है कि ये तमाम चीजें जो उठ रही हैं, ये वोट पाने की या वोट पिछले 10 साल या 12 साल में वोट नहीं जीत पाने की हताशा है। ऐसा जो राजनीतिक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका मानना है। क्योंकि दिल्ली की काट, यकीन जानिए दिल्ली की काट, मेरी जितने भी लोगों से बातचीत होती है, दिल्ली के सत्ता की कोई चाबी इनको ढूंढे नहीं मिल रही है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है जो आपने हरियाणा में फिट कर दिया, आपने एमपी में फिट कर दिया, वही फॉर्मूला दिल्ली में आके फेल क्यों होता है, धराशायी क्यों होता है? ये सोचने की बात है। निश्चित रूप से आप सिर्फ फ्रीबीज कल्चर को उसके लिए नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी ने एक फ्रीबीज कल्चर बनाया और भाई इसके कारण चुनाव जीत गए। अगर इतना ही आसान चुनाव होता तो बीजेपी तो इस देश की सबसे ताकतवर पार्टी आज की तारीख में है। बीजेपी से बड़ा चुनाव मशीनरी किसके पास है? लेकिन तब भी दिल्ली क्यों नहीं जीत पाए? ये सोचने की बात है। यानी जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ ताकत के साथ खड़ी है और उस ताकत को बीजेपी भांपने में नाकाम रही है। मेरे जी एक सवाल ये उठ रहा है मेयर जी, इस बार आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पे उम्मीदवारों को बदला है, सीटों को चेंज भी किया। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी को रोकने या एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ना हो जाए उसकी कवायद है? और अगर ये उसकी कवायद है तो कितनी महत्वपूर्ण आपको लग रही है ये कवायद ये चुनाव के वक्त, और एक बार फिर सत्ता में आने की जो जद्दोजहद है आम आदमी पार्टी की, वो कितनी मजबूत हो जाएगी इस कवायद के बाद? देखिए, हम लोग 2015 को याद करें, तब आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स मिली थी। उसके 5 साल बाद यानी 2020 में 62 सीटें मिली थी। वोट परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ा था। अब 2025 के चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सीटें बदली गई। तो हम सब जानते हैं कि हर पार्टी एक इंटरनल सर्वे कराती है। उनको लगता है कि ये सीट हमारी फंसी हुई है, तो क्या कैंडिडेट बदलने से काम चलेगा? एक बड़ा पॉपुलर एक उदाहरण लोग देते हैं सिसोदिया जी की सीट बदलने का। मैं तो यह कह रहा हूं, पटबड़गंज इलाके में आज भी सिसोदिया जी का उतना ही उनकी अहमियत है, उतने ही वो पॉपुलर है। फिर जंगपुरा वो क्यों गए? वजह क्या है कि हर पार्टी अपनी जो रणनीति बनाती है उसका ताना बाना, उसका एक अपना एक फॉर्मूला होता है, सेट पैटर्न होता है। सीटें लोग बदलते हैं। आप बताइए बीजेपी क्या मजबूरी थी कि आपने तमाम दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को आपने टिकट दिया? आप तो कहते थे कि हमारा कैडर सबसे महत्वपूर्ण है। आप तो कहते थे कि हमारा कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है वो भी एक दिन इस देश का सर्वेसर्वा बन सकता है। फिर आपने दूसरे अपनी पार्टी कार्यकर्ता को क्यों मौका नहीं दिया? आपने आम आदमी पार्टी से जो छोड़ के गए नेता कैलाश गहलोत उनको टिकट बिजवासन से क्यों लड़वा रहे हैं उनको? तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव की जीत हार का भी अपना एक गणित होता है, उसका अपना एक केमिस्ट्री होता है। तो उसमें हर एक पार्टी अपनी अपनी तरह से रणनीति तय करती है और इसका हर एक दल को है, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। मेरे जी आखिर में एक सवाल ये कि आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी लगातार तमाम तरह के आरोप लगा रही है और उन्हें अपने पद को छोड़ना भी पड़ा, तमाम वजह रही उसकी। क्या अरविंद केजरीवाल का कद, उनकी इमेज इस बार भी आम आदमी पार्टी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है या उतनी ही फायदेमंद साबित होगी? और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के तौर पर उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करता देख चुके हैं, तो अगली बार सत्ता में आने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल का ही चेहरा सबसे आगे है? इसी चेहरे पर लोग विश्वास कर पा रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इस सवाल में एक और
काउंटर क्वेश्चन है या काउंटर जवाब प्रति उत्तर मैं कह सकता हूं इसको। आप एक विडंबना देखिए, एक आयरनी देखिए, एक बड़ा अजीब संयोग देखिए। जिस ब्रांड मोदी के बदौलत बीजेपी पूरे देश में जीत का दम भरती है, जीतती भी है, आज देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी काबिज है। उस बीजेपी की क्या मजबूरी है कि दिल्ली जैसे अदना से छोटे से राज्य को जीतने के लिए, जो हाफ स्टेट है, वहां अपने सबसे बड़े तथाकथित ब्रांड को उतारना पड़ता है। प्रधानमंत्री 43 मिनट तक भाषण देते हैं, उस 43 मिनट्स के स्पीच में कम से कम 20 बार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं। आप विकास की बात प्रधानमंत्री करते तो बड़ा अच्छा लगता। ये बड़ा आसान है कि मैं आप चुनाव लड़े और आप विकास की बात करें और मैं आपको 5 गालियां सुना दूं। आम आदमी पार्टी का तो ये आरोप है कि भाई प्रधानमंत्री जी अपनी बात कीजिए ना। वो कहते हैं कि ठीक है हमने इतने तो 2020 का घोषणा पत्र दिखाते हैं। 20 में आपने कहा था कि पूरी दिल्ली में हर एक व्यक्ति के पास पक्का मकान होगा। ऑफ कोर्स उनका ये सारा स्लम डवेलर्स के साथ था, झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ था। तो आम आदमी पार्टी ने ये सवाल किया, केजरीवाल जी ने ये सवाल किया कि भाई आपने अब तक 4700 मकान दिए, इस रफ्तार से अगर आपने मकान देने का सिलसिला रखा तो आपको अपने चुनावी वायदे को पूरा करने में 200 साल लगेंगे। ये रफ्तार तो थोड़ी सी सुस्त है। कहानी कुल जमा होकर के ये है कि आज की तारीख में जहां आप मोदी जी को एक ऐसा ब्रांड मान रहे थे, तो उस ब्रांड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे अब तो नीतीश उनके साथी खैर हो गए, हालांकि उनके भी पलटी मारने की खबरें जब तक आती रहती हैं, उसको भी लेकर भी तमाम सवाल उठते रहते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी किसी भी पार्टी का नाम दे लीजिए, राहुल गांधी तक को अपना वो कॉन्टेंडर नहीं मजाक उड़ाया करते थे पहले। लेकिन आज की तारीख में हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जो बीजेपी के सबसे बड़े तुड़ुप के इक्के हैं, ट्रम्प कार्ड है, उनको खुद दिल्ली में ताकत झोंकना पड़ा, खुद उतरना पड़ा, कमान संभालनी पड़ी। तो एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी इतने राज्यों में सरकार है, जो पिछले 10 सालों से ज्यादा इस देश पर रूल कर रही है, क्या उस पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है? ये एक स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति है और आने वाले समय में शायद बीजेपी को आकलन करना पड़ेगा। वरना दिल्ली के चुनाव में मुकाबले के लिए बीजेपी को सिर्फ ब्रांड मोदी की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर देखना यह पड़ेगा कि क्या ब्रांड मोदी का जो तिलिस्म था वो कायम है। अगर वो कायम है तो अब की बार 400 पार का नारा 2024 में लगा था, क्या हो गया उसमें? हम तो परिणाम जानते हैं। ठीक है बीजेपी सत्ता में आई, सब कुछ आई, पर क्या नंबर्स वही आए जो दावा करती थी? तो यानी कि जो करिश्मा था, जो मैजिक था, इस पर भी एक बड़ा सवाल था। तो अब कसौटी इस बात की है कि क्या इस चुनाव में वो ब्रांड बीजेपी को कमाल दिखा पाएगा जो 12 साल से कमाल नहीं दिखा पाया, जबकि जादू ढलान पर है। ये देखने की बात है। बहुत शुक्रिया मेहर जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बोलता हिंदुस्तान पर दिल्ली के चुनाव को लेकर एनालाइज करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।